मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो जीएसटी का पेपर हो रहा है उसका फिजिक्स का सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं पेपर आज का बहुत इजी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकली स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको लग रहा है कि मुश्किल से 40 मिनट के अंदर आपका फिजिक्स का पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ बेस यूनिट। मतलब बेस यूनिट का मतलब क्या है, जो फंडामेंटल हो सीधे सीधे। तो देखिए पास्कल हो गया, जूल हो गया, ये सब कैलोरी में सब क्या डिराइव में है। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल मतलब बेस यूनिट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड वाले में क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, मतलब जो आपका डिराइव्ड नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जूल भी क्या है, डिराइव्ड है। न्यूटन भी क्या है, डिराइव्ड भी है। वाट भी क्या है, डिराइव्ड है। तो कौन सा नहीं, किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा है। तो आप तो फार्मूले से ही जानते हैं इस चीज को। एफ इक्वल जब हम लोग लिखते हैं तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता है, यही तो लिखा जाता है ना। इसी के लिए पूछा है, उठा के इधर कर दीजिए। तो इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो गया केजी पे 2। तो कौन सा करेक्ट है मेरा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट कह रहा है यहाँ पर, देखिए तो मिलीमीटर है। 10⁻³ लिखते हैं मीटर में, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 लिखते हैं, वो तो मीटर ही है। और ये फर्मी है, तो फर्मी सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला। बहुत इजी पेपर में बना हुआ इस बार। टॉर्क के लिए पूछा है डायमेंशन। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला जानते हैं। टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ लिख देते हैं बेसिकली। तो जब फोर्स का लिखा जाएगा तो एम, इसका एक एल और इसका एक एल, तो क्या एम एल स्क्वायर टी पे -2 वाली बात नहीं होगी। जो वर्क का होता है वही टॉर्क का होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट है हम लोगों का, देखिए सी। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पे -2, क्योंकि आर क्रॉस एफ ही तो लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी दो का रेशियो है बेसिकली। तो अगर दो का रेशियो है तो जब सेम डाटा रहेगा तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए डायमीटर का मेजर दिया हुआ है 4%। एरर इन सरकमफ्रेंस सर्कल वुड बी। तो अगर 4% एरर दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का, अगर हम इस पर देखें तो सरकमफ्रेंस के लिए लिखा जाएगा तो 2πr ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो एरर होगा इसमें बस एक ही, कोई पावर तो है नहीं, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कर देंगे। तो जो इसमें एरर रहेगा मेरा वही इसके लिए है। तो कौन सा करेक्ट है मेरा, सी वाला। ये देखिए एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ क्यूब 1%। द एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर वॉल्यूम के लिए दे रखा है तो हम जानते हैं कि अगर पावर की टर्म बात करें तो पावर 3 आता है। इसका मतलब अगर उसके लिए रख रहे हैं, क्यूब के लिए दिया हुआ है तो साइड क्यूब लिखा जाता है, ए क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, ए क्यूब लिख सकते हैं तो सीधे आप लिख सकते हैं 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, तो इसका तो दे रखा है 1%। ठीक है, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ये डी। ठीक है, जो साइड में रहता है पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो गिवन होता है मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बस काउंट करके आपको लिख देना है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आप इसमें देखिए 0.07 है, पावर को कंसीडर करते ही नहीं है, इधर की जीरो कंसीडर करेंगे ही नहीं, इसलिए किसमें हो जाएगा, डी वाले में। ठीक है, 6.320 है, उसका सबसे ज्यादा हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्ट्रेन दे रखा है। एंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो एंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस की बात कर देते हैं, तो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो इसका हमारा कैंसिल कर देते हैं। तो यूनिटलेस है कि नहीं है ये,
ठीक है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग रेडियन लिख देते हैं उसके लिए, इसलिए हम लोग का कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v एट एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ b के लिए पूछा है, तो v के टर्म में जब दे रखा है वो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v डायरेक्ट, अगर ये v के इक्वल दे रखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा टी स्क्वायर। b का पूछा, उठा के ऊपर कर दीजिएगा, तो v के लिए क्या लिखते हैं, एल टी पे -1, ये टी स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये b के टर्म में दे रखा है, ऊपर कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए टी पे 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी पे -3, यही तो है बस। इजी है, आज का पेपर बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर भी जिसने पीछे वाले क्वेश्चन में था सेम, क्या रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर ऑफ दिस दे रखा है, तो किसमें कितना कितना है। देखिए इसने इसको भी काउंट करेंगे तो 4 ये हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इधर का करना नहीं है, तो ये जब लिखेंगे तो 4, तो कौन सा करेक्ट है, 4, यानी 4 4 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, सी के लिए बेसिकली पूछा है वो, ठीक है, तो हम लोग सी का डायमेंशन कैसे निकालें, ठीक है, तो आप जानते हैं सी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सी इक्वल क्यू बाई वी, पढ़ा जाता है, अगर फॉर्मूला तैयार है तो डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग जानते हैं कि क्यू को क्यू रहने दें, वी के लिए क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू, तो क्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अगर क्यू ऊपर गया तो ऊपर तो क्यू स्क्वायर हो गया कि नहीं, अगर ऊपर क्यू स्क्वायर हुआ और नीचे डब्ल्यू है हमारा, तो क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और वर्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी पे -2, इक्वेट कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए इसको, तो m पे -1, ये l ऊपर जाएगा तो l पे -2, ये t पे -2 ऊपर जाएगा तो t पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और a पे कितना 2, डन है, बस हमने इस फॉर्मूले को अरेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, देख सकते हैं सी इक्वल क्यू बाई बी है, बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल ही तो है, ऊपर कर दिए तो क्यू स्क्वायर अपन डब्ल्यू, सीधे सीधे, तो क्यू के लिए क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है क्यू के लिए, तो क्यू के लिए हम लोग जानते हैं आई इक्वल क्यू बाई टी लिखा जाता है, क्यू बाई टी लिख दें, तो यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे तो आई टी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सीधे। देखिए कहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज सी रिप्रेजेंट कूलम, इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, बेसिकली वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पूछा है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पूछा है तो हम जानते हैं फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो अगर मुझे बी के लिए बेसिकली फ्लक्स के लिए चाहिए तो बी का निकालना पड़ेगा, अगर बी का निकाल भूल गए कैसे निकालते हैं, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का तो कुछ लिखना नहीं है, अगर बी का चाहिए मुझे तो क्या कर दूं, एफ, ये क्यू और वी नीचे आएगा, ऊपर कर दें तो क्या क्यू पे -1 और वी पे -1 हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए सी के टर्म में दिया हुआ है, यानी जहां पर क्यू लिखा गया है वहां पर बेसिकली हम किसका यूज करेंगे, कूलम का, सी का यूज करेंगे, इसलिए हमको इस चीज पे ध्यान रखना है। बात समझ में आई, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो सी के टर्म में दे रखा है, इसलिए हम जब भी रखेंगे तो क्यू की जगह पर सी ही रखेंगे, ठीक है, तो एफ की जगह पर अगर रख रहे हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एम एल टी पे -2 हो गया हमारा, क्यू पे लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे सी पे -1, ठीक है, अब ये v पे -1 है, v का हम लोग क्या लिखते हैं, एल टी पे -1, उस पे पावर निगेटिव है तो पावर अंदर का भी तो चेंज होगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो एल पे -1 और टी पे +1 हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो ये b के लिए लिखा जाए, तो यहाँ से कितना निकल गया मेरा m, ठीक है, देखिए यहाँ l है और यहाँ l है, कैंसिल हो गया, t पे -2 और इसका लिखा जाएगा तो t पे -1 हो जाएगा और c पे -1, बस मैंने डायरेक्ट लिखा है, v पे -1 था तो l पे -1 हो गया और t पे +1 हो गया, अब l पे -1 और ये l कैंसिल, t पे -2 ये +1, तो t पे -1 और c पे कितना -1, इसी को यहाँ पर पुट कर दे
तो आप क्या देखेंगे, लिख दें तो m हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर a है, क्योंकि वहां पर l नहीं था तो a के लिए क्या लिखा जाता है, l स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो l इंटू बी ही तो करेंगे ना, तो ये कितना हो गया l स्क्वायर, और जब उसके लिए लिखे तो t पे -1 और c पे -1, चेक कर लिया जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला, ठीक है। देख सकते हैं ml स्क्वायर टी पे -1 सी पे -1 आया, डन। समझे है ना इस कॉन्सेप्ट को। चलिए नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कि इन वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1। ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, मैक्सिमम लोगों को तो याद भी होगा। पहले आप क्या करिए, निकाल लीजिए मेन स्केल डिवीजन। अगर मेन स्केल डिवीजन निकाल लें तो वो वैल्यू कितना दे रखा है, x दे रखा है। अब वर्नियर का निकाल लीजिए, ठीक है। जब उसका लिखा जाएगा तो क्या n-1 अपॉन n इंटू एक्स लिखें, लिस्ट काउंट पूछा, इसमें से इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधे क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दें तो x माइनस n-1 अपॉन n, x वाली बात हो गई, उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो ये कितना हो जाएगा nx, डायरेक्ट माइनस है बाहर तो अंदर का सिंबल चेंज होगा, x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो nx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x, और नीचे कितना n, ये तो कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर है मेरा, x बाई n। समझ गया ना, ये तो कई बार कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द मासेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द मासेस, ट्रू ही है। रीजन, मीडियम पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशन। तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी मीडियम के पास बोसान पार्टिकल वगैरह भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है, तो हम जब इसमें ध्यान देंगे तो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी दोनों करेक्ट है मेरा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका रीजन है वो पहले वाले को, क्योंकि ये लेंथ का केस है और ये मास का केस है, तो इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। अब देखिए कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, होता है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब ये मेरा ट्रू है। फिर कह रहा है चार्जेज आज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर, सही है बात है भाई। आप देख सकते हैं वो चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म ऑफ सी एम एल एंड टी। देखिए सी का मतलब क्या है, यहाँ पर कुलाम है, यानी चार्ज की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, सी का यूज करेंगे कुलाम का। तो बी के लिए भी जस्ट पूछा गया वही चीज जो पीछे बताए हैं, एफ इक्वल क्यू वी बी, साइन थीटा लिखने की जरूरत तो है नहीं। अगर बी चाहिए मुझे तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, एफ क्यू पे -1 और वी पे -1। एफ के लिए क्या लिख दें, एम एल टी पे -2, क्यू है तो सी पे -1, और इसका लिखा जाएगा तो एल पे -1 हो जाएगा और टी पे +1। तो अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखिए एम एल हो गया कैंसिल, टी पे -1 हो जाएगा और सी पे -1 हो जाएगा। तो एम टी पे -1 सी पे -1, कौन सा करेक्ट है मेरा, बी वाला। समझे है ना इस चीज को, बस फार्मूले का यूज किए बाकी कुछ नहीं। चेंजिंग क्या था, यहाँ पर जो कुलाम यूज करने के लिए बोला है तो हमने क्यू की जगह पर सीधे क्या लिखा है, सी, यही मेरा कुलाम था। डन है। चलिए नेक्स्ट, देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू हीट के लिए है, हीट सप्लाई तो एनर्जी है, जाहिर सी बात है, तो एम एल स्क्वायर -2, इसको ऐसे सीधे कर दीजिए। ये तो एरर का क्वेश्चन है। अब जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, पावर का बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, जो डाटा दिया उसको पुट करके सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। तो डायरेक्ट अगर करना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस
2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर दें, ठीक है। उसके लिए कर दें 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 है, और प्लस सी, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और इसका लिखेंगे जब तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब जो जितना दिया है पुट कर दीजिए। पहले वाले का दे रखा है 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, यानी 3 इंटू 1, इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया, इसका किया जाएगा 1 2 3, तो ये 1 इंटू 3 हो जाएगा, और जब उसका करेंगे तो 4 दिया है तो ये 4 हो गया सीधे, तो ये 3, ये 4, ये 3 और ये 4, कितना हो जाएगा 14, कितना परसेंट हो जाएगा 14। देखिए ना कितना आसान है। क्वेश्चन में कहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया हुआ है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया हुआ है तो हम लोग एमवीआर लिखते हैं कि नहीं, इसके लिए डायमेंशन लिखने के लिए सबसे इजी है। तो अगर मुझे लिखना है तो मास के लिए एम एल टी पे -1 लिखेंगे, इसका लिख दूं इसका एल और इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी पे कितना हो गया -1, क्योंकि एल टिप -1, ठीक है, और इसका एल स्क्वायर टिप -1, डन है। (22) कहा है कि डायमेंशन बिलोंग टू, अब तो आपको सबको अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन जब उसको पूरा अलग अलग ब्रेक चारों का ब्रेक करेंगे, या तो याद रखिए डायरेक्ट ये आपका किसका होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी का, तो म्यू नॉट का होता है, किसका होता है ये एम एल टिप -2 एफ -2 दिया हुआ है, तो ये किसका है मैग्नेटिक परमिटिविटी का है। आप चाहें तो अलग अलग निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कह रहा है कौन सा स्केलर नहीं है, ठीक है। तो इंपल्स में हम लोग वेलोसिटी वाली बात करते हैं भाई, ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है, देख लीजिए ये सब तो इजी है। कह रहा है वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, देखिए अगर कोई वेक्टर बनाते हैं हम, सपोज करिए कि इसको ऐसे बता रहे हैं, ये मैंने कोई बना दिया, ठीक है, तो जब इसको पैरेलली शिफ्ट किया जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब उनके बीच का एंगल चेंज नहीं करना है। सपोज करिए कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये मेरा 3i है, ठीक है, तो अगर मैं 3i को यहाँ बना दूं तो इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पैरेलली शिफ्ट करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो तो देख ही रहे हैं, मोमेंटम फोर्स टॉर्क वेक्टर है, डिस्टेंस इज स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड, देखिए यहीं पर गलत हो गया, कह रहा है वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये आपका गलत है कि नहीं, डी वाला। अब 26 तो बस फार्मूला है, देखिए पूछा है यूनिट वेक्टर, तो एन कैप के लिए क्या लिखा जाता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है बस। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, देखिए एंगुलर वेलोसिटी हमको पढ़ाया गया है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। जैसे आप अर्थ का रोटेशन पढ़ते हैं, तो अगर हम अर्थ के रोटेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि चलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं, रोटेशन जब तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो जब बनाते हैं हम लोग ये दिखाते हैं ना, इसको क्या लिखा जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको क्या लिखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा दिखाते हैं कि नहीं, देखिए वो किस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है कि नहीं, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। फिगर वाली बात समझ में आई, समझ गए ना, पक्का। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला, पोजीशन पार्टिकल दिया हुआ आर इतना, पूछा है 3 सेकंड इतना, कोफिशिएंट दे रखा है, कहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल एट t = 1, वेलोसिटी के लिए पूछा, इसका मतलब आर है, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन है, बस सीखने वाली बात है। तो अगर मैं dr/dt करूं, क्या लिख दूं सीधे, dr/dt,
तो अगर मैं डी आर अपॉन डी टी कर रहा हूं यहाँ पर, तो देखिए इसका करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो बस 3i हो जाएगा। देखिए 3i हो गया कि नहीं, ठीक है। जब इसका करेंगे हम तो ये मेरा हो जाएगा 2 2 4 tj हो गया ना। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो कांस्टेंट था बस। अब t इक्वल 1, तो अगर मैं t इक्वल 1 पुट करूं यहाँ पर तो क्या ये 3i प्लस 4j हो जाएगा। क्या पूछा मुझसे, वेलोसिटी। हम जानते हैं कि स्लोप होता है वेलोसिटी देता है, और स्लोप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा। अगर टेन थीटा लिख रहा हूं तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी j का कंपोनेंट और इसका, ये देखिए 4/3 हो गया, और 4/3 लगभग कितना होता है 53 डिग्री। डन है। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। अगर r दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा t इक्वल 1 और ऊपर से डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम dr अपॉन dt किए तो v लिखे, इसका ऐसे लिख दिया सीधे सीधे, तो 3i प्लस 4j लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि ये y कंपोनेंट है और ये क्या है x कंपोनेंट, तो टेन थीटा के लिए क्या लिखा था y अपॉन x, तो यानी 4/3 लिख दिए। ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है 53। डन है। चलिए नेक्स्ट, इजी है, बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि किसको y लिखना है और किसको x लिखना है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है। कहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब रेन को दिखाते हैं तो डाउनवर्ड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, तो डाउनवर्ड दिखा रहे हैं तो 30, यानी मैं इसको लिखूंगा 30j और यहीं पर माइनस लगा लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, ये मेरा वी आर हो गया, ठीक है। अगर वेक्टर लगाना चाहे लगाएं, कोई बात नहीं। फिर कहा कि अ वुमेन राइड अ बाइसिकल विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट, यानी वो किधर जा रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है, कितने से 12। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ वुमेन लिख दूं, वी वुमेन लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस 12i हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। इन विच डायरेक्शन द शूट होल्ड अम्ब्रेला, मतलब आप ऐसे समझिए कि रेन ऐसे है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, आप ऊपर से बना लीजिए ऐसे, बारिश ऐसे हो रही है और ये इधर मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम जो निकालते हैं बेसिकली यही एंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब ऐसे अम्ब्रेला करेंगे तभी तो बारिश रुकेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर निकाला जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं सीधे, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो आप ऐसे लिखिए वी आर डब्ल्यू। तो जब ये लिखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा वी आर माइनस वी डब्ल्यू वाली बात कर दें, यहां लिख दे रहा हूं, चलिए यहीं पे लिख दूं, तो -30j माइनस -12i, तो क्या ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो पॉजिटिव, इसका मतलब कितना 12i माइनस 30j। अब डायरेक्शन पूछा तो जस्ट पीछे बताया y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, निगेटिव से यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो यहाँ पर रख दूं डायरेक्शन के लिए। तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या 30/12 लिख दूं, अगर 30/12 तो ये देखिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 5 और ये 2 यानी 5/2, ठीक है। 5/2 ढूंढिए कहाँ कहाँ है, देखिए 5/2 यहाँ है और 5/2 यहाँ है मेरा, तो वर्टिकल से कंसीडर करते हैं, आप देख सकते हैं सीधे। तो एट एन एंगल tan इनवर्स 5/2 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, देखिए हो गया कि नहीं, ये वाला मेरा 5/2, समझ गए, ऊपर से कंसीडर कर लिया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, कह रहा है रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, फिर कहा कि 5 पर मीटर इतना दे रखा है, शुड थिंक रिवर कैपेबल स्विमिंग एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर, वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए शॉर्टेस्ट टाइम ही शुड स्विम, हमको पढ़ाया गया है कि अगर हम बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो सीधे अगर हम फ्लो करते हैं तो उसका इफेक्ट भी मेरे ऊपर काम करेगा, मतलब रिवर की स्पीड भी मेरे ऊपर काम करेगी और मेरी स्पीड, तो रिजल्ट बढ़ जाता है कि नहीं। यानी ये कब होता है, जब हम सीधे फ्लो करते हैं, कब होता है ये पॉसिबिलिटी, जब हम सीधे फ्लो करेंगे तो इसका भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो हमको इधर कहीं ला देंगे वो, तो शॉर्टेस्ट टाइम वाली बात हो जाती है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ड्यू नॉर्थ, मतलब सीधे ये नॉर्थ है, ठीक है, तो नीचे से सीधे क्या हो जाएगा नॉर्थ, इसलिए पहला ऑप्शन। अब ये देखिए कह रहा है बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी इतना दे रखा, ग्राउंड एंड वाटर इन रिवर फ्लोइंग वेलोसिटी भी दे रखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी पूछा, बोट का पूछा है तो पहले बोट लिख लीजिए और फिर वाटर लिख लीजिए, तो यानी वी बी माइनस वी डब्ल्यू की बात है,
बीबी कितना दे रखा, 3i प्लस 4j, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, -3i माइनस 4j, बाहर माइनस है, अंदर का सैंपल चेंज सब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड कर दीजिए सीधे 6i, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस 8j। डन है, देखिए ना कितना इजी है। अब आइए यहां पर क्या बोला, कह रहा वाट, वाट पावर के लिए बेसिकली लिखते हैं, ठीक है, यानी टी पे -3, देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बी वाला केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, पी के लिए लिखा ही आता है ना W/T, ठीक है, इसका होता क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2, और इसका सेकेंड है, तो देखिए ऊपर चला जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे कितना, -3, है कि नहीं। बहुत आसान है, क्या बोला, न्यूटन सेकेंड इज यूनिट। अब पढ़ाया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो अगर मैं एफ के लिए लिखना चाहूं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वाली बात कर सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स उठा के इधर कर दीजिए, तो एफ इंटू डेल्टा टी, यानी न्यूटन सेकेंड आ गया कि नहीं, यानी किसका है ये, मोमेंटम के लिए है, किसके लिए है ये, मोमेंटम का। अब देखिए ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए पूछा है, ठीक है, फॉर्मूला भी जस्ट बताए ही हैं, प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, F इक्वल जी, दोनों सेम रख लें तो m स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर r स्क्वायर, इसी के लिए पूछा, ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे 2, हो गया कि नहीं। थर्टी फाइव क्या कहा, द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए पूछा, आपको पता है कि एनर्जी और वर्क का लगभग सेम चलता है, तो जब मैं वर्क के लिए लिखता हूं तो F इंटू डी लिखता हूं, इसी को एनर्जी से लिख दूं तो कोई दिक्कत है, दोनों के लिए क्या किया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, मतलब इसको भी 4F कर दिया और इसको भी 4D कर दिया, जो भी आया सबके लिए, ये कितने टाइम्स हो गया, 16, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16। डन है। देखिए कह रहा है यू एंड एन एंड यू होना चाहिए, ठीक है, यूनिट सेलेक्ट इन टू सिस्टम मेजरमेंट एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो आपको पढ़ाया गया कि रिलेशन जो हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर वाली बात हुई कि नहीं, तो ये मेरा n1 है, ये मेरा u1 है, ठीक है, ये मेरा n2 है, ये मेरा u2 है, तो कौन सा करेक्ट है मेरा, ठीक है। अब आइए कह रहा है एस इक्वल इतना दे रखा है, मेजर मीटर एंड टी, यूनिट ऑफ सी पूछा, तो जिसका पूछता है उसी के रिलेशन निकालते हैं, तो एस इक्वल इसको कर दीजिए सीधे, तो देखिए अगर एस इक्वल इतना लिख रहे हैं, कितना है, सी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो मेरा एल है, टी स्क्वायर नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो टी पे -2 सी, ठीक है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर, देखिए वो मेरा है उधर का। अब आइए देखिए इतना इजी पेपर होने के बाद भी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा कि फोर्स F एंड डेंसिटी D आर रिलेटेड एज F इक्वल इतना, देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए ये वाली बात, देखिए बीटा प्लस √D है, ये तभी ऐड हो सकता है जब दोनों क्या हो, सेम चीजें हो, यानी जो D का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, बीटा का होगा, तो अगर ऐसा है तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बीटा इक्वल √D लिख सकते हैं, ठीक है, और डी को क्या बोला है, डेंसिटी, अगर डी को डेंसिटी बोला है तो देखिए डेंसिटी के लिए क्या m/v लिखते हैं, यानी kg, ठीक है, और यहां पर मेरा मीटर क्यूब होता है कि नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, L मीटर है तो L आप ऐसे लिख लीजिए, m, देखिए यहां लिख दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूं तो m हो गया, और जब इसके लिए लिख रहे हैं तो l पे -3, और यहाँ हो गया मेरा 1/2, क्योंकि रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, m पे 1/2 और l पे हो गया -3/2,
m पे 1/2 और l पे -3/2। पहले ढूंढिए कहां पर है। देखिए यहाँ पर m पे -1/2 है, नहीं हो सकता। यहाँ भी 1/2 है, माइनस है, नहीं हो सकता। यहाँ भी आपका 1/2, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1/2 है, मतलब ये दो ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लिए। चलिए भाई, अब चेक किया जाए उसके लिए एफ के लिए। अगर एफ निकालना है तो हमको पता है कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, तो इस दोनों की जगह पर एक ही डायमेंशन लिखेंगे, उठा के कहाँ कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे अल्फा का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अल्फा के लिए अल्फा इक्वल डायरेक्ट उस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दूं तो देख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे फोर्स के लिए एम एल टी पे -2, और जो अभी इसका निकाला गया, इसका तो यही निकाला गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो m पे 1/2 और मेरा l पे कितना है -3/2। देखिए इसमें जो कहा था हम लोगों का कि जो s है वो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। पूछा है यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ सी पूछा, तो यानी हम बस इसका और इसका रिलेशन चेक कर लें सीधे, मेरा आंसर आ जाएगा। s के लिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस है, तो मैं वहां पर l लिख सकता हूँ सीधे, ठीक है। और ये है मेरा t, तो t नीचे से ऊपर चला जाएगा सीधे, तो t पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मीटर सेकेंड पे इतना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका हम जब चेक कर रहे थे तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि बीटा प्लस रूट डी वाली बात है, तो बीटा का रूट डी के इक्वल कर लीजिए भाई सीधे। तो बीटा का जब लिखा गया तो वो तो डेंसिटी था, क्या है मेरा, डेंसिटी है। तो डेंसिटी के लिए क्या लिखा जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एम एल पे -3, ठीक है। और रूट है तो 1/2 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, m पे 1/2, m पे 1/2 और l पे -3/2, कितना हो जाएगा मेरा, l पे -3/2। ये बीटा का हो गया। अब अल्फा का चेक करना है तो आप क्या करिए, आप देख सकते हैं सीधे -3/2 बस एक जगह है, आप चाहें तो यहीं से आंसर पे टिक कर सकते हैं। देखिए m पे 1/2 और l पे -3/2 आया है बीटा के लिए, तो देखिए फर्स्ट वाले में बस है, बाकी वो कहीं नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। आप अल्फा चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अल्फा के लिए क्या करेंगे, जो डाटा यहाँ पर आया है उसका सीधे यहाँ पर क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें अल्फा के लिए, हम जानते हैं फोर्स है, तो फोर्स के लिए क्या लिखा जाएगा, एम एल टी पे -2, ठीक है। और इसका जो आया वो कितना, m पे 1/2 और l पे -3/2, ठीक है। तो ये तो 1 है, तो जाहिर सी बात है कि 1 है तो ये 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके साथ होगा तो माइनस, देखिए ये l है तो यहाँ पर रख दें सीधे, तो l पे 1 है मेरा और यहाँ पर 3/2, तो 1/2 हो जाएगा मेरा। तो l पे कितना हो गया, -1/2 और t पे -2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। मैच कर गया कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम एक ऑप्शन चेक कर लें, देखिए -3/2 बस यहीं पर था, बाकी कहीं नहीं था, इसी हम चाहते तो वहीं से अपना सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहा है कि वेलोसिटी v पार्टिकल t v को इतना दे रखा है कांस्टेंट, सबके लिए पूछा है क्या क्या होगा, तो सीधे सीधे आप निकालते चलिए, इसके इक्वल इसको कर दीजिए। तो अगर मैं उसके लिए करूंगा तो a के लिए देखिए एल टी पे -1 वेलोसिटी का, a का चाहिए तो t पे -1 नीचे कर दीजिए, t नीचे कर दीजिए, a का चाहिए तो क्या हो जाएगा मेरा, एल टी पे -2, a का निकल गया। अब इसके लिए चाहिए तो b प्लस t/c है, तो आप यहाँ पर देखिए अपॉन में है ना ये, तो पहले जो t का चाहिए तो जो t का होगा वही क्या होगा, c का, तो दोनों प्लस है तो आप सीधे लिख सकते हैं c के लिए, c का t हो जाएगा, c का कितना हो जाएगा, t। अब पता है तो b का निकाल सकते हैं, v का कितना, एल टी पे -1, जब इसका लिखे तो b का चाहिए, ये t को नीचे कर दीजिए,
टी जब इधर जाएगा तो ये एल टी और यहाँ पर टी, तो बी का कितना हो जाएगा सीधे एल, बी का कितना निकल गया एल है मेरा, आप यहाँ से देख सकते हैं सीधे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, फर्स्ट वाला। डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल, हम लोग को फार्मूला ही पढ़ाया जाता है सी के लिए 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट, आप यहीं से चेक कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, यही है मेरा ऑप्शन, यहीं से आप सीधे निकाल सकते हैं, सी के लिए 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा ही जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या कहा, यूनिट ऑफ सी बी रो एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट, डाटा दे रखा है, क्या है, कैपेसिटेंस या पोटेंशियल है, इतना दे रखा है, और उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है, चलिए पहले लिख लिया जाए। क्या सी बी इक्वल रो एप्सिलॉन नॉट की बात है, वो कैपेसिटेंस कहा है सीधे, तो आप ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए, सी और बी को रहने दीजिए, रो है, हमको पढ़ाया जाता है आर इक्वल रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो की वैल्यू लिख दें तो क्या आर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं सी को लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो जब सी के लिए एप्सिलॉन नॉट के लिए लिखेंगे तो क्या सी डी बाई ए लिख सकते हैं, यहाँ का यूज कर दिए सीधे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब मुझसे बस यूनिट के टर्म में पूछा है क्या होगा, तो जो एल का यूनिट है वो डी का, तो ये तो सीधे यहीं से कैंसिल, क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, कैंसिल कर दिए, बचा क्या मेरा v बाई आर, है कि नहीं। और हम पढ़ते क्या है, आर इक्वल वी अपॉन आई, वी अपॉन आई पढ़ते हैं, तो आई इक्वल वी बाई आर हुआ कि नहीं हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा करंट है कि नहीं। देख सकते हैं सी वी रो इतना दे रखा है, सीधे फार्मूला रखे अरेंज किए, कैंसिल कर दिए, कितना बचा वी बाई आर, और क्या होगा वो आई होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ यूनिट ऑफ मास बिकम्स 2 टाइम्स, यूनिट ऑफ लेंथ 4 टाइम्स, यूनिट ऑफ टाइम्स बिकम इतना। प्लैंक कांस्टेंट के लिए बोला, तो जब प्लैंक कांस्टेंट के लिए लिखा है, सबका टर्म दे रखा है कितना टाइम्स हो रहा है वो, तो आप पहले डायमेंशन लिख लीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी पे -1 प्लैंक कांस्टेंट के लिए लिखते हैं। अब जिसको जितने टाइम्स बोला, यूनिट ऑफ मास 2 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखिए 2m, ठीक है। एल के लिए बोला है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखिए 4l स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है और उसको भी 4 टाइम्स बोला, तो ये 4t कर दीजिए, और पावर कितना -1, तो हम ध्यान से देखें, इसको 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, और ये पावर माइनस है, तो क्या मैं 4 को नीचे कर दूं तो कोई दिक्कत, इससे इसको कैंसिल कर दूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स। कितने टाइम्स की बात हो रही है सीधे सीधे, ठीक है, तो यानी n की जगह पर कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। डन। देखिए मैंने सीधे क्या किया, रखा, उसने बोला m 2 टाइम्स हो गया, लेंथ 4 टाइम्स हो गया, और ये भी 4 टाइम्स, तो पावर में तो चेंजिंग कर नहीं सकते, तो जब डाटा रखे तो 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 पे माइनस था उसको नीचे किया, कैंसिल कर दिए सीधे। चलिए नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी T दे रखा है यहाँ पर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास पार्टिकल मोमेंटम इतना दे रखा है 3%, ठीक है, रिस्पेक्टिव इतना एरर इन मेजरमेंट मास ऑफ पार्टिकल एंड मोमेंटम, यानी वेलोसिटी वाली बात सीधे कह रहे हैं एक तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम निकालते हैं तो आप देख सकते हैं सीधे, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा गया है, ठीक है, T लिख के रखा है, हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर ही लिख सकते हैं सीधे, तो अगर हम mv स्क्वायर लिख रहे हैं तो 1/2 मास हटा देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो डेल्टा T अपॉन T चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, ठीक है, और ये 2 पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर का मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 वाली बात है। तो जब इसका लिखा गया तो कितने परसेंट दे रखा है, मास ऑफ पार्टिकल 3, इसमें 3 दे रखा है, और ये मेरा 2 और उसके लिए 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो 7% आंसर हो जाएगा। डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रीसियस, जो सबसे छोटा होता है उसका आंसर सबसे एक्यूरेट होता है। देखिए मिलीमीटर सबसे छोटा है कि नहीं यहाँ पर, इसलिए मेरा कौन सा करेक्ट है, मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट,
अब आइए, कह रहा है फोर्स डिफाइंड एफ इक्वल अल्फा टी, एफ इक्वल अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, यही दिया है एट गिवन टाइम। फैक्टर विच डायमेंशन लेस अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट। देखिए अगर वो अल्फा बीटा को कांस्टेंट का है तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो अगर मैं अल्फा के लिए निकालना चाहता हूं तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे, एफ अपॉन टी स्क्वायर। इसका लिखेंगे तो एम एल टी पे -2 और इसका टी स्क्वायर ऊपर चला गया तो एम एल टी पे -4 हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को बीटा पे लगाएं तो क्या मैं बीटा के लिए लिखूंगा तो सेम डाटा, तो देखिए एम एल टी पे -2 और यहाँ पर रखूंगा तो टी, यानी एम एल टी पे -3 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब पूछा है इसमें से कौन सा मेरा डायमेंशन लेस है, यानी वो पूरा कैंसिल हो जाए, तो आप रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो किया हूं, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, अगर बी वाले को करते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा टी है। फायदा क्या होगा, जब अल्फा टी करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डाटा आया टी पावर 4 आया है। ठीक है, करके चेक करते हैं। आइए, जब रखा गया अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा की जगह पर क्या लिख दूं मैं सीधे, एम एल टी पे -4 और यहाँ पर मेरा टी है, नीचे कितना एम एल टी पे -3 है ना। अब क्या ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पे तो 1 है ना, ये m से m सीधे कैंसिल, l से l कैंसिल, तो ये t पे पावर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m पे 0, l पे 0 और t पे 0। तो कौन सा करेक्ट है ये। आज का पेपर बहुत इजी था। आपने जब नोटिस किया सॉल्व करने पे, हमको लग रहा है कि जो बच्चा अच्छे से समझा होगा मुश्किल से उसको 30 या 40 मिनट लगना चाहिए अगर वो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तब। तो कम से कम जो क्वेश्चन इजी है उसके तो टाइम सॉल्व मतलब बचाइए अपना टाइम। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जो भी सॉल्व करिए उसको 2 बार कम से कम जरूर सॉल्व करिए। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि अभी भी डाउट है तो आप मुझसे मिल करके पूछ सकते हैं। डन, ओके, थैंक यू।